उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए। आइए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर का, इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि आप लोग को बता दें कि जो आप लोग 2026 में जो जेक बोर्ड 9 क्लास का देने वाले हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन कर दिया गया है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी पर आधारित है जो आप लोग एग्जाम 2026 में दीजिएगा, 9th क्लास का बोर्ड दीजिएगा। देखिए, क्योंकि अगर हम उसके हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान है, जो बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। चलिए 9 क्लास का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, खंड ए में जो दिया गया है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। उसमें से क्या है कि आपके पास एक गद्यांश दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ के इसका आंसर देना होगा। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश में क्या दिया हुआ है सो देखिएगा। लिखा हुआ है, आस पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिकता के लिए तथा सामाजिक जीवन के समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए वह उतना ही आवश्यक भी है। यह सच है कि पड़ोसी का चुनाव, है ना, हमारे हाथ में नहीं होता। पड़ोसी का जो हम लोग चुनाव करते हैं हम लोग के हाथ में नहीं होता है। इसीलिए पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। यानी सामंजस्य का मतलब तालमेल हम लोग पड़ोसियों के साथ बिठाना ही पड़ता है। पड़ोसियों से संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होती है, और पड़ोसियों के साथ हम लोग संबंध जो रखते हैं वो हमेशा हमारे हित में ही होता है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा या आवश्यकता के समय उनसे ही त्वरित सहायता मिल सकती है। यानी किसी तरह का अचानक कोई घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तो हमारे पड़ोसी ही हमारे लिए तत्पर खड़े हो सकते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वास सहायक हो सकते हैं। अतः पड़ोसी चाहे कैसी भी हो उससे अच्छे संबंध रखने ही चाहिए। अब ये हम लोग का एक गद्यांश का दिया हुआ था। चलिए इस पर जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण क्या है। अब बताइए इसका महत्वपूर्ण क्या है। देखिएगा इसमें बने आंसर मेरा कहां से मिलेगा वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले, पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण क्या है। आधार, निराधार, मंझधार या उधार। तो देखिएगा इसका जो आंसर है आपका वो देखिएगा, तो इसको इस यहां से जब पढ़िएगा आप देखिएगा इसमें, तो इसका आंसर देखिए कहां दिया हुआ है, ए है आपका। क्या दिया हुआ है, आधार। लिखा हुआ है आस पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, आधार। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का जो होगा वो कौन सा होगा, आधार होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ बिठाना पड़ता है। पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ बिठाना पड़ता है। क्या, देखिएगा आप लोग देखिएगा यहां से दिया हुआ है, देखिएगा इस जगह से आप पढ़िएगा, पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। इसमें लिखा हुआ कुछ ना कुछ बिठाना पड़ता है। क्या बिठाना पड़ता है, सहभागिता, सामंजस्य, असमंजस या समदर्शी। तो हम लोग को बिठाना पड़ता है क्या, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। दूसरा का कौन सा होगा, दूसरा होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा, पड़ोसी का क्या हमारे हाथ में नहीं होता। पड़ोसी का हमारे हाथ में क्या नहीं होता है, मिलना, जुलना, चुनना या चुनाव। बताइए पड़ोसी हम लोग के हाथ में क्या नहीं होता। तो देखिएगा इसको अगर पढ़िएगा यहां से देख सकते हैं आप, देखिए इस जगह से, यहां से देखिए आप क्या लिखा, पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता। पड़ोसी का जो हम लोग चुनाव करते हैं वो हमारे हाथ में रहता है। तो हम लोग का इसमें जो शब्द क्या पूछ रहा है, चुनाव जो होता है, ये चुनाव वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए कहा पड़ोसी का क्या हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हम लोग के हाथ में क्या नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला में क्या दिया हुआ है कि पड़ोसी के साथ हमें कैसा संबंध रखना चाहिए। बताइए पड़ोसी के साथ हम लोग कैसा संबंध रखना चाहिए, खराब, खटपट, अच्छा या तनावपूर्ण। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो पड़ोसी के जब भी हम लोग संबंध रखेंगे तो कैसा संबंध रखेंगे। देखिएगा यहां से आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा ये लाइन देखिएगा, यहाँ से पढ़िएगा ये लाइन। तो यहाँ से आप देखते हैं, देखिएगा लिखा हुआ उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए। कैसा संबंध, अच्छा। तो देखिएगा कौन सा होगा, चौथा का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा, अच्छा।
ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके आगे। ठीक है, अब हम लोग आगे जो दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। हम लोग को इसमें एक पोएम के जैसा दिया हुआ है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है। कलम जो है देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, लहू गम रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीवन से बचने को चाहिए किंतु तलवार। अब इस पर जो क्वेश्चन दिया हो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कलम को बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि वह क्या है, बहुत महंगी होती है, उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास आदि विचारों को जन्म देती है, उसे अपने पास संभाल कर रखना आसान नहीं है, या कलम का कोई मोल नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो देखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास आदि विचारों को जन्म देती कौन, कलम, है ना। चलिए दूसरा, यानी इसका छठा नंबर लिखा, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे द्वारा कवि ने जिन विचारों की बात की वे है। कौन सा विचार की बात की है कवि, गर्मी से भरे विचार, निर्भीकता, जोश और साहस से भरे विचार, दुखों से भरे विचार, क्रोध से भरे विचार। तो उस पोएम को देखिएगा, तो उस पोएम को ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो उसमें क्या है, कवि जो जिस बात का विचारों की बात करा उसमें है निर्भीकता, जोश, साहस से भरे विचार। अगला में है सातवां में, तलवार की आवश्यकता क्यों है। तलवार की आवश्यकता क्यों है, लहू गर्म रखने के लिए, या ज्वलंत विचार जगाने के लिए, या दिमाग में आग लगाने के लिए, या हिंस्र जीवों से बचने के लिए। तो हम लोग को हिंस्र जीवों से बचने के लिए हम लोगों को तलवार की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो आपको बताएं ये इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो आठवां में लिखा हुआ है, उपरोक्त पदांश में किस बात पर बल दिया गया है। इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि इस पोएम को जो हम लोग पढ़े, इसमें हम लोग कवि के द्वारा किन बातों के लिए ज्यादा रखा गया है, यानी किस बात का ज्यादा उजागर करता है, किस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो कलम पर, व्यक्ति पर, समाज पर, या समुदाय पर। तो हम लोग जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो किस पर दिया गया है, तो कलम पर दिया गया। किस पर दिया गया है, कलम पर। तो इसका सही आंसर होगा कलम। अब हम लोग इसके आगे आ जाते हैं। अब खंड खा आ जाते हैं, इसमें व्याकरण दिया हुआ है। व्याकरण में क्या है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन हम लोग को करना है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन से देखिए, लिखा हुआ है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब हम लोग को बोल रहा है कवि का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए इसमें सारे बहुत इजी है, व्याकरण अगर आप जानते हैं तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो कवि का जो सही रूप जो होगा वो कौन सा होगा, कविता, कवित्री, या कावित्री, या कविताएं। तो देखिए इसमें दो है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा ये होगा आपका तीसरा नंबर होगा, कवित्री। अब लिखा ग्राम का सही विशेषण रूप होगा। ग्राम का सही विशेषण रूप क्या होगा, तो बताइए, ग्रामीण होगा या ये ग्रामीण होगा। देखिए इस ग्रामीण को इस तरह लिखा है, ग्रामीण इस तरह लिखा है, ग्रामवासी होगा या ग्रामीण होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, ग्राम का ग्रामीण होगा। और ये ग्रामीण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये ग्रामीण भी नहीं होगा, ये ग्रामवासी भी नहीं होगा, और ग्रामी भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ये होगा दूसरा नंबर। ठीक, अगला में अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है कौन सा है, अति, अत्य, अति या अधिक। तो इसमें जो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अति, यानी इसका पहला होगा। कौन सा होगा, पहला, फर्स्ट नंबर का इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गरीबी शब्द में ऐसा कौन सा प्रत्यय शब्द का प्रयोग, गरीबी, तो आई, ए,
ई या री। तो इसमें देखिएगा इसका सही जो प्रत्यय हुआ है यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो कौन सा हुआ है, तीसरा नंबर का हुआ है ई का। किसका हुआ है, ई का। ठीक है, इसमें ना तो आई का हुआ है, ना ई का हुआ है, ना इसका री का हुआ है। किसका हुआ है, ई का हुआ है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, या किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो ये जो होगा देखिएगा, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो देखिएगा जब इस तरह का शब्द होता है तो आप लोग को बता दे, है ना, कि ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे तो भली भांति सब जानते हो। ठीक है, क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही जो आंसर होगा वो हम बता रहे हैं, नहीं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिफिनेशन के साथ अगर बताते तो बहुत टाइम लग जाता है, इसके बारे में समझाते बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए चलिए अगर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो होगा वो कौन सा होगा, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा वसुंधरा। कौन सा होगा, वसुंधरा होगा। ठीक है, वसुंधरा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रसाद, प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ, ये दोनों का सही अर्थ पूछ रहा है। तो उपनाम, उपनाम और महल होगा, या कृपा महल होगा, मिठाई भक्ति व कवि और भावन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कृपा और महल होगा। अब लिखा हुआ ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। ने शब्द का जो प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है किसमें, कर्म में, करण में, कर्ता में या संप्रदान में। एक कारक से लिया गया है, तो बताइए किसमें होगा, तो ये होगा कर्ता में। किसमें होगा, कर्ता में। 17 नंबर में देखिएगा लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें शुद्ध जो वाक्य है वो कौन सा होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा, मीरा ने भजन गाई है, शिक्षक कहे हैं, किसी ने कह रहा है, मैंने रोज पढ़ाई की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा नंबर होगा कि मैंने रोज पढ़ाई की, यही शुद्ध वाक्य है। अब 18 नंबर में देखिएगा, तो 18 में क्या दिया हुआ है कि अपनी, फिर क्या दिया है, खाली छोड़ दिया, अलग पकाना मुहावरे में सही शब्द में रिक्त स्थान को भरे। इसमें क्या भराएगा, दाल, खिचड़ी, रोटी या सब्जी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा नंबर होगा खिचड़ी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरा जा सकता है। इसमें ना तो क्या होगा, इसमें ना तो दाल होगा, ना तो इसमें क्या होगा, रोटी होगा, ना तो इसमें सब्जी होगा। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, खिचड़ी होगा। क्या होगा, खिचड़ी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। खंडगा में क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा कि इसमें से लिखा हुआ है कि निर्देश दिया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न 19 से 22 तक सही उत्तर का चयन कीजिए। हम लोग को ये दिया हुआ, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सही से पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की, अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। इस तरह का दिया हुआ। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन में क्या है 19 नंबर में कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। अब ये गद्यांश जो दिया गया, इस टॉपिक को जो ये गद्यांश दिया हुआ है ये किससे लिया गया है। तो जो 9वीं क्लास के छात्र हैं अगर हिंदी पढ़े होंगे, बुक पूरे पढ़ लिए होंगे, तो उसमें से आप लोग जानते होंगे कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, यानी किस गद्यांश से लिया गया। लिखा हुआ है, दो बैलों की कथा से, सांवले
सपनों की आग, प्रेमचंद के फटे जूते या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिया गया है ये आप लोग सबको जानते हैं, ये लिया गया है प्रेमचंद के फटे जूते से। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 20वां देखिएगा। तो 20 में दिया हुआ है कि प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था, दाएं बाएं दोनों या दोनों खराब थे। तो इनका जो जूता जो ठीक था वो कौन सा था, तो वो था दाएं पैर का। कौन सा पैर का, आप लोग उस कहानी को देखिएगा, जब इस गद्यांश को पढ़िएगा देखिएगा, दाएं पैर का उनका जो जूता था वो ठीक था, है ना। पहले में ही लिख दिया, देखिएगा यहाँ क्या लिखा, दाहिने पांव का जूता ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है दाहिने पांव का जूता क्या था, ठीक था, तो हो गया। अगला में दिया हुआ है कि प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था। प्रेमचंद के बारे में बोला है कि उसके अंदर में ऐसा कौन सा गुण था जो नहीं था, बात करने, कहानी लिखने, पोशाकें बदलने या इनमें से कोई नहीं। तो उनके अंदर जो एक गुण नहीं था वो था पोशाकें बदलने का गुण नहीं था, है ना। पोशाकें बदलने का गुण नहीं था। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है कि पोशाकें वो नहीं बदलते, उनका एक गुण था। देखिएगा इसमें लिखा आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, यानी उसको पोशाकें बदलने की गुण नहीं था। तो देखिएगा इस जगह से आप पढ़िएगा तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगी, इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यही दिया हुआ है। अब अगला इसका देखिएगा, आगे दिया हुआ इस पंक्तियों में किस पर व्यंग है, सादगी, दिखावे की प्रवृत्ति, फोटोग्राफी या तो इसमें दिया हुआ आधुनिकता। इसमें किस पर जो दिया गया है, इसमें व्यंग किया गया है, इसमें जो किया गया है वो दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। ठीक है, यही इसी पर किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं इसका आगे, है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला देखते हैं, तो ये आ जाता है हम लोग का इसी गा के ही खंड गा के ही अंतर्गत आ जाता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 23 से 26 तक के सही उत्तर का चयन हम लोग को करने बोल रहा है। ये एक पोएम के जैसा दिया हुआ पोएम है। लिखा, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आस, तरु की डाली झर रहे ढाक, पीपल के दाल अनिदल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नीम दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। इस तरह का दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ सो देखिएगा, समझिएगा। लिखा, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। ये जो लिया गया है ये किस कविता से लिया गया है। तो देखिएगा इसमें क्या है, बसंत 23 नंबर में दिया, मेघ आए, चंद्र, गहना से लौटती बैर, ग्रामश्री, कैदी और कोकिला। तो ये जो लिया गया है ये किससे लिया गया, आप लोग जानते होंगे, इसको लिया गया है ग्रामश्री से। किससे लिया गया है, ग्रामश्री से। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 में क्या दिया हुआ है सो देखिएगा। तो 24 में दिया हुआ है कि इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इस कविता को अगर हम लोग पढ़ते तो इसमें जो जिक्र किया गया है वो कौन सा ऋतु से किया गया, आप लोग ऊपर में देखिएगा, ये इसको किया गया है बसंत ऋतु से। किससे क्या किया गया, बसंत ऋतु। अब अगला 25 नंबर में लिखा हुआ है कि आम की मंजरी कैसी लग रही है, नीलम जैसी, मरकत जैसी, पुखराज जैसी, रजत स्वर्ण जैसी। तो इसमें कैसी लग रही है, तो इसमें जो लग रही है वो लग रही है रजत स्वर्ण जैसी। कैसी लग रही है, रजत स्वर्ण जैसी। ठीक है, अब इसका अगला आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है देखिएगा। कौन सा पक्षी मस्ती से भर गया, मैना, तोता, मोर या कोयल। तो कौन सा जो है इसमें ऐसा, तो इसमें आप लोग देखिएगा वहां लिखा हुआ है कोकिला। कोकिला का मतलब होता है कोयल। तो इसमें कौन सा मस्ती से भर गया, कोयल। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग का 26 तक का हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं, ये भी खंड गा में ही दिया गया है। लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में सही वैकल्पिक उत्तर क्या
चयन कर लिखें। पहला में लिखा हुआ है रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? कहानी, निबंध, हास्य, एकांकी या संस्मरण, है ना, संस्मरण। तो इसमें कौन सा होगा इसका? तो ये जो होगा, ये देखिएगा आप लोग, इसमें जो है ये होगा हास्य एकांकी होगा। क्या होगा? हास्य एकांकी इसका सही आंसर होगा। अगला में दिया हुआ है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? चोर का, साधु का, लेखिका का, लेखिका के माँ का। तो इसमें सही जो होगा वो होगा चोर का। किसका हृदय परिवर्तन होता है? चोर का। लिखा राम स्वरूप अपनी बेटी को कि कौन सी शिक्षा छिपाते थे? अपनी बेटी का वो कौन सा शिक्षा छिपा लेते थे? निम्न, यानी लिखा हुआ है निम्न, उच्च, अनपढ़ या नैतिक। उसकी कौन सा शिक्षा है जो उनको वो छिपाते थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उच्च। राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा क्या करते थे? छिपाते थे। अगला में है 30 नंबर में कि मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसमें विद्यासागर नोटियाल या शमशेर बहादुर सिंह या मृदुला गर्ग या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो आंसर जो सही होगा वो होगा मृदुला गर्ग। कौन सा होगा? मृदुला गर्ग होगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का सभी क्वेश्चन क्लास 9 का समाप्त होता है। आप लोग को बता दें कि ये जो जितने सारे भी क्वेश्चन जो पढ़े, ये सारे जो क्वेश्चन जितने भी पढ़े हैं, ये सभी के सभी आपको जेक बोर्ड जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो जेक बोर्ड होगा 2026 में जो होगा, उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अभी फिलहाल सभी स्कूलों में सेकेंड टर्म का एग्जाम लिया जा रहा है, और जो कुछ बचा हुआ है, जो सेकेंड टर्म का कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो दिसंबर माह में लेंगे, उनके लिए बहुत ही बेस्ट और उपयोगी क्वेश्चन है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप लोग को लेकर आएंगे, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।